के लिए। अंग्रेजों के जमाने में इस देश में मानसिक गुलामी मानी जाती थी कि ज्यादा थी। और वो मानसिक गुलामी में क्या होता था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सरकार इतने अत्याचार करती थी, इतना लोगों के ऊपर दुष्कर्म करती थी, इतना लोगों को प्रताड़ित करती थी, फिर भी अंग्रेजी सरकार के जो बड़े अधिकारी थे उनका हिंदुस्तान में स्वागत होता था। जैसे मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि सन 1911 में अंग्रेजों का राजा आया था इस देश में, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। अंग्रेजी में उसको जॉर्ज फिफ्थ भी कहते हैं। तो जॉर्ज पंचम आया था इस देश में। हिंदुस्तानियों में क्रांतिकारियों का एक समूह था जो मानता था कि जॉर्ज पंचम को इस देश में नहीं आना चाहिए, तो वो समूह उसका विरोध करता था। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे लोगों का भी एक समूह था जो जॉर्ज पंचम का स्वागत करता था। तो जॉर्ज पंचम का स्वागत करने वाला समूह कौन सा था? जॉर्ज पंचम का स्वागत करने वाला समूह था जिनको अंग्रेजों की सरकार से कोई ना कोई मुनाफा मिलता था, जिनको अंग्रेजों की सरकार से कोई ना कोई सुविधा मिलती थी, जो अंग्रेजों की सरकार के पोषित किए गए तंत्र से अपने आप को जोड़कर रखते थे। तो ऐसा एक वर्ग था इस देश में, या हम उसको बहुत ब्लंट भाषा में कहें तो अंग्रेजों का चाटुकार वर्ग था इस देश में। साइकोफेंट थे कुछ अंग्रेजों के। तो जो अंग्रेजों का चाटुकार वर्ग था वो अंग्रेजों के स्वागत में लगा रहता था, अंग्रेजों के गुणगान में लगा रहता था। ये अक्सर होता था। तो 1911 के साल में जब जॉर्ज पंचम आया इस देश में, तो जो लोग अंग्रेजों के साइकोफेंट माने जाते थे, चाटुकार माने जाते थे, उन लोगों ने जॉर्ज पंचम का खूब जबरदस्त तरीके से स्वागत किया था। उस समय मैं आपको याद दिलाऊं, श्री स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने यह कहा था कि काश ये देश आजाद होता तो हमको ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। दुर्दिन क्या था कि जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तानी लोग ही खड़े हुए हैं। इसको तिलक जी दुर्दिन मानते थे कि ये दुर्दिन तो न देखना पड़ता अगर हम आजाद होते तो इतनी बड़ी बात जो उन्होंने कही, ये कोई छोटी बात नहीं थी कि काश हम आजाद होते तो ये दुर्दिन तो न देखना पड़ता जो हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों का स्वागत किया जा रहा है, और उसका स्वागत किया जा रहा है जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है, जो हमको मारता है, जो हमको पीटता है, जो हमको लूटता है। ऐसे राजा का स्वागत होना चाहिए या बहिष्कार होना चाहिए? तो उनके ग्रुप की तरफ से उन्होंने कोशिश की थी और बहिष्कार का कॉल दिया था कि जॉर्ज पंचम का हम बहिष्कार करेंगे। लेकिन चूंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की व्यवस्था थी इस देश में, तो अंग्रेजों का शासन और अंग्रेजों की व्यवस्था के कारण देश के लोग मजबूर थे कि सरकार अंग्रेजों की है, तो अंग्रेजों की सरकार है तो वो जो फैसला करेगी वो मानना पड़ेगा देश के लोगों को। तो अंग्रेजों की सरकार ने यह फैसला कर लिया था कि जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान में स्वागत होना चाहिए। तो मजबूरी थी देश के लोगों की, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो वो मजबूरी मुझे समझ में आती है कि 1911 के साल में चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान में आना एक बड़ी दुर्घटना थी। और तिलक साहब के शब्दों में कि यह दुर्दिन न देखना पड़ता अगर हम आजाद होते। ये बात एक बाजू में थोड़ी देर को रख दें, फिर हम कल्पना करें कि अभी इस साल आजादी के 50वें साल में अक्टूबर के महीने में 12 तारीख को जब ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान में आई, तो क्या सिर पीटें अपना हम? क्योंकि अभी तो ये बात समझ में नहीं आती। हम तो 1911 में गुलाम थे, हम तो मजबूर थे। तो चूंकि 1911 में हम गुलाम थे, मजबूर थे, इसलिए जॉर्ज पंचम का स्वागत करना हमारी मजबूरी थी। अब 1997 में हम आजाद हैं, हिंदुस्तान आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है। 50 साल हो गए हैं, गुलामी जा चुकी है, यहां से अंग्रेज जा चुके हैं। तो आजादी के 50 साल में रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने की कौन सी मजबूरी है हमारी? कौन सी मजबूरी है? ये समझ में नहीं आता मुझको। और ये मजबूरी किसी एक दो संस्था की तरफ से दिखाई गई होती, किसी व्यक्तिगत स्तर पर किसी ने दिखाई होती तो समझ में आता है।
लेकिन ये मजबूरी सरकार ने दिखाई हमारी, और उसको हम कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी सरकार है, भारत की सरकार है। तो भारत की सरकार की वो कौन सी मजबूरी है कि आजाद 50 साल के बाद भी हमें ब्रिटेन की रानी का वैसे ही स्वागत करना पड़ता है जैसे हम गुलामी के दिनों में किया करते थे? ये कौन सी मजबूरी है? और अगर कोई मजबूरी है तो उसे समझना चाहिए हमको, क्योंकि यह मजबूरी कोई भारत सरकार की नहीं है, यह पूरे राष्ट्र की मजबूरी है। जब जॉर्ज पंचम आया था 1911 में, तो उसका 21 तोपों से स्वागत किया गया था, क्योंकि हम गुलाम थे। अब आजादी के 50 साल में जब रानी एलिजाबेथ आई, तो उसका भी 21 तोपों से स्वागत किया गया, क्योंकि हम आजाद हैं। यह तर्क कुछ समझ में आता? जब जॉर्ज पंचम आया था इस देश में, तो उसके पास ना तो वीजा था ना पासपोर्ट था। क्यों नहीं था वीजा और पासपोर्ट? क्योंकि जॉर्ज पंचम राजा था इंग्लैंड का और हम थे गुलाम इंग्लैंड के, तो उसको हिंदुस्तान में आने के लिए ना तो वीजा की जरूरत थी ना पासपोर्ट की जरूरत थी। तो ये बात 1911 में समझ में आती है। लेकिन आज 1997 में जब महारानी आई इस देश में, तो उसके पास भी वीजा नहीं था, पासपोर्ट नहीं था। तो ये मजबूरी अब क्या है? उस समय की मजबूरी तो हमको समझ में आती है कि हम गुलाम हैं इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड का राजा हमारा राजा है, तो उसको लाने के लिए हिंदुस्तान में ना तो वीजा की जरूरत है ना पासपोर्ट की जरूरत है। तो 1997 के साल में तो हम आजाद हैं और आजादी के 50 साल पूरे कर चुके हैं। तो अब ये कौन सी मजबूरी है कि रानी एलिजाबेथ को भी हिंदुस्तान में बुलाया गया बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के? अब क्या मजबूरी है? और मजबूरी इससे भी ऊपर चली गई। कम से कम 1911 में जो मजबूरी नहीं थी, वो इस साल हमने देखी कि 1911 के साल में कम से कम ये दुर्घटना नहीं हुई थी कि किंग जॉर्ज का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान के किसी बड़े से बड़े नेता का अपमान किया गया हो। ये कम से कम नहीं हुआ था 1911 के साल में, लेकिन ये इस साल हो गया। क्या हो गया कि रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का अपमान किया गया। और क्या अपमान किया गया? रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने के लिए भारत सरकार ने एक निमंत्रण पत्र छपवाया, इनविटेशन कार्ड। तो उस निमंत्रण पत्र में क्या हुआ कि रानी एलिजाबेथ का नाम ऊपर था और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का नाम नीचे था। नियम हमारे देश में क्या है? नियम हमारे देश में यह है कि कोई भी बाहर का अतिथि आए, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, हमारे देश में हमारा राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। यह नियम है, संविधान में है। राष्ट्रपति से ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे बाहर का कितने ही बड़े से बड़ा राष्ट्रपति आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए। तो अगर यह नियम है, तो हिंदुस्तान में वो कौन सी मजबूरी हुई जिससे रानी का नाम ऊपर गया और राष्ट्रपति का नाम नीचे गया? ये बात हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा अभी संवेदना जिंदा है मन में। और उसी दिन लगा जिस दिन वो निमंत्रण कार्ड मेरे हाथ में आया कि ये कोई बहुत बड़ा अपमान हुआ है इस देश का। राष्ट्रपति का अपमान ही नहीं है, सारे देश का अपमान है ये। तो भारत की सरकार पूरे देश का अपमान कैसे कर सकती है? ये मजबूरी समझ में आनी चाहिए। तो उस मजबूरी को समझने के लिए हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पत्रकारों को कहा कि देखिए, ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है आजादी के 50 साल में कि जब सरकार ने खुद राष्ट्रपति का अपमान किया है। और राष्ट्रपति का अपमान माने भारतीय संविधान का अपमान किया है, क्योंकि राष्ट्रपति और संविधान दो अलग चीजें नहीं हैं इस देश में। संविधान की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा माना जाता है। तो ना सिर्फ यह राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, बल्कि संविधान का अपमान हुआ है। और सिर्फ संविधान ही क्यों, पूरे राष्ट्र का अपमान हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख है नियम और कानून के अनुसार। तो वह चूंकि राष्ट्र प्रमुख है, तो उसका नाम हमेशा ऊपर जाना चाहिए। बाहर का कोई भी अतिथि आएगा, उसका नाम उसके नीचे हो सकता है, ऊपर तो नहीं हो सकता। तो यह मजबूरी कैसे हो गई? जब इस बात पर पत्रकारों से बातचीत की, तो कई पत्रकारों को लगा
कि आपकी बात बहुत गंभीर है। तो जिनको लगा कि यह बात बहुत गंभीर है, उन्होंने इस बात को फ्रंट पेज पर छापा, और जैसे ही दिल्ली के अखबारों में यह बात फ्रंट पेज पर छपी, हंगामा मचा फिर। और हंगामा जब मचा तो एक पत्रकार ने मुझसे कहा था कि राजीव भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलती से ऐसा हो गया हो? तो मैंने सहज रूप से कह दिया कि हो सकता है गलती। प्रिंटिंग प्रेस में यह निमंत्रण पत्र छपा हो, वहां के सब लोग पढ़े लिखे ही हों, अंग्रेजी अगर नहीं जानते होंगे तो नाम ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत स्वाभाविक है ये, तो जरूरी नहीं है। मैंने मान लिया, एक पत्रकार ने मुझे कहा सहज रूप से, मैंने भी मान लिया सहज रूप से कि ऐसा हो गया होगा। लेकिन शाम को भारत सरकार के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान दिया, और वो बयान क्या दिया कि ब्रिटेन की रानी का नाम निमंत्रण पत्र में ऊपर खूब समझबूझकर छापा गया है। तो इसके कुछ गहरे अर्थ हैं। जब सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट आ गया कि ब्रिटेन की रानी का नाम निमंत्रण पत्र पर ऊपर बहुत समझबूझकर छापा गया है और यह अखबार में छप गया, तब मुझे लगा कि जरूर कोई सीरियस बात है। तो मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वो वकील है, मैंने उससे कहा कि भाई तुमको क्या लगता है, भारत सरकार ने ये जो कह दिया है इसकी कोई लीगल वैलिडिटी है क्या? तो उसने मुझे कहा कि हो सकता है इसकी लीगल वैलिडिटी हो सकता है इसकी कोई लीगल वैलिडिटी हो, ये उसने कहा मुझसे। तो मैंने कहा कि इस बात को अगर पता करना हो कि इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है तो क्या करना चाहिए? तो उसने ये कहा मुझसे कि तुमको कोशिश करके देखना चाहिए कि 1947 के साल में जो कुछ हुआ है वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो मैंने खुद उससे पूछा कि तुमको कुछ मालूम है ऐसी गड़बड़ के बारे में? तो उसने कहा मुझे एक बात तो मालूम है कि हिंदुस्तान की आजादी ऐसे ही नहीं आई है, हिंदुस्तान की आजादी बाकायदा एक कानून पारित करके आई है, उसको इतना तो मालूम था। और उसने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक कानून पारित किया गया था जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब पारित किया गया था तब उसके बाद हिंदुस्तान की आजादी आई है, ये उसने मुझसे कहा। तो उसने कहा हो सकता है इस बात की लीगल वैलिडिटी उस एक्ट में कहीं तुमको मिले। तो मैंने कहा मुझे वो देखना है, कैसे पता चलेगा? उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो मैंने कहा कहीं मिलेगा? तो उसने कहा कोशिश करो, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, कहीं मिल जाएगा। कोशिश करो, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है वहां मिल जाएगा। कोशिश हमने की लेकिन नहीं मिल पाया। तो फिर क्या किया हम लोगों ने, लंदन में हमारे कुछ दोस्त हैं उनकी मदद ली और उनसे कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स की बड़ी लाइब्रेरी है लंदन में पार्लियामेंट की, उसमें शायद ये पड़ा होगा, आप जरा उसकी फोटोकॉपी करा के हमको भेज दीजिए। तो वो आ गया वहां से, और वहां से जब आया तो सबसे पहले मैंने उस कानून को पढ़ना शुरू किया। जिस दिन मेरे हाथ में वो ड्राफ्ट आया उसी दिन मैंने सब काम छोड़कर उसको पढ़ना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने उस कानून का प्रस्तावना पढ़ा, प्रिएम्बल पढ़ा, उसी दिन मेरे दिल में एक खटका हो गया। प्रस्तावना में क्या लिखा है? प्रस्तावना में लिखा है आफ्टर 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी 2 डोमिनियन स्टेट्स। माने 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है उसकी प्रस्तावना में। तो अगर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे तो भारत की इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है फिर? क्योंकि डोमिनियन स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। अंग्रेजी की किसी भी डिक्शनरी में आप डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ढूंढिए तो आपको एक ही मतलब मिलेगा। डोमिनियन स्टेट्स का माने होता है एक सुपर स्टेट के सबसर्बिएंट एक छोटा स्टेट, माने एक बड़े राज्य के अधीन एक छोटा राज्य। तो अगर 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी हैसियत एक डोमिनियन स्टेट्स की है तो इंडिपेंडेंस कहां आई है? और हम और पाकिस्तान अगर डोमिनियन स्टेट्स बने हैं तो किसके बने हैं? यूनाइटेड किंगडम के, माने ब्रिटेन के।
तो हमारी आजादी की बात कोई कहता है अगर अब मुझको, तो मुझे लगता है कि कोई मुझे तमाचा मार रहा है। और उस दिन से मैंने ये सोचना शुरू किया है गंभीरता से कि मुझे 15 अगस्त और 26 जनवरी के फंक्शन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तो डोमिनियन स्टेट्स हैं, हम तो आज भी उनके सबसर्विएंट एक छोटे से राज्य हैं। और वो कानून पारित हुआ है 4 जुलाई 1947 को। तो ये तो सिर्फ प्रस्तावना की बात मैं कह रहा हूं, उस कानून में बहुत सारी दूसरी डिटेल बातें हैं। और वो डिटेल बातें क्या है? भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में सबसे ज्यादा अगर जानकारी है कहीं तो वो इसी कानून में है। और उस कानून को पूरा पढ़ने के बाद मुझे पहली बार पता चला, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे, कि मुझे पहली बार पता चला कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने बाकायदा कानून बनाकर किया है। माने अब तक तो मैं ये मानता था कि जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा होगा और अंग्रेजों ने पाकिस्तान दे दिया होगा। मेरे मन में यही कल्पना थी और शायद बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं। इतिहास में भी कुछ इसी तरह की बातें हमको पढ़ाई जाती हैं। लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला वो कानून पढ़ने के बाद कि ऐसे ही नहीं हुआ है, बाकायदा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए कानून पारित किया गया है। और वो कानून पारित किया गया है ब्रिटेन की संसद में। और कानून पारित हुआ है 4 जुलाई 1947 को। तो 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ है। कानून का टाइटल है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, लेकिन उस कानून के आधार पर हम बने हैं डोमिनियन स्टेट्स। तो वो इंडिपेंडेंस एक्ट कहां है? वो तो हमको डोमिनियन स्टेट्स बनाने वाला एक कानून है। और हमको ये बात गंभीरता से सोचनी चाहिए। और उसी दिन मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न आया कि अगर हम डोमिनियन स्टेट्स हैं तो 50 साल से हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? तो मैंने एक दूसरी बेवकूफी की एक्सरसाइज की, उसको मैं बेवकूफी कहता हूं। क्या किया मैंने? हिंदुस्तान के कुछ बड़े बड़े नेताओं को चिट्ठियां लिखी और उसकी फोटोकॉपी उसके साथ भेजी। और उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने मुझे रिएक्शन भेजे। कैसे रिएक्शन भेजे? हमको पहली बार पता चला है कि भारत का ये कानून की स्थिति के बारे में ये हैसियत है। माने जो बैठे हैं वहां पार्लियामेंट में, जिनको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए था इन सब चीजों का, वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारी चिट्ठी पढ़ के हमको पता चला है कि ऐसी बात है। अब क्या करूं? उस दिन मैं सिर पीटूं अपना? क्या करूं? जिनसे सारे देश को दिशा मिलनी चाहिए थी इसके बारे में, वो खुद कह रहे हैं कि हमको पहली बार पता चल रहा है। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पिछले कई सालों से मौन है इस बात पर। क्यों? क्यों नहीं इस देश में ये एक राजनीतिक बहस का सवाल बना कि हम अंग्रेजों के डोमिनियन स्टेट्स क्यों बने? क्यों नहीं बना ये सवाल पिछले 50 साल की आजादी में? तो उसका एक ही जवाब है कि शायद इस देश के राजनीतिज्ञों को ना देश की चिंता है ना समाज की, वो अपनी मौज मस्ती के लिए शायद वहां जाके बैठते हैं। अदरवाइज किसी के दिल में दर्द होता तो ये एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न बन जाना चाहिए था। और मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि पार्लियामेंट में जितने लोग बैठते हैं उनमें से किसी को मालूम ही नहीं होगा। ये मैं मानने को तैयार। हो सकता है मेजॉरिटी लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम होगा ये मैं मानने को तैयार नहीं। और अगर ऐसी स्थिति यह है कि किसी को भी नहीं मालूम, तब तो हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम हम चला रहे हैं। और जिन लोगों को हम ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाने के लिए भेज रहे हैं, उनके बारे में हमको गंभीरता से सोच लेना चाहिए। फिर तो अगर किसी को भी नहीं मालूम है ये, तो मैं मानता हूं कि किसी को तो मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा, 2, 5 होंगे, 10 होंगे, लेकिन जिनको भी मालूम है उन्होंने इसको डिबेट का मुद्दा क्यों नहीं बनाया? और आजादी के 50 साल में आप ध्यान करिए, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हुआ था। स्पेशल सेशन बुलाया गया था पार्लियामेंट का। लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन हुई थी और ऐतिहासिक रात को उसी समय हुई थी, 12 बजे, 14 अगस्त की रात को इस साल 12 बजे वैसे ही सेशन किया था जैसे कभी हुआ होगा। उस समय यह बात उठनी चाहिए थी, क्यों नहीं उठी? फिर
क्यों नहीं किसी के मन में दर्द है इस बात को लेकर कि हम डोमिनियन स्टेट्स हैं अभी भी? और अगर हम उस कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स हैं यूनाइटेड किंगडम के, तो बात समझ में आती है कि फिर ब्रिटेन की महारानी हमारी भी महारानी है। और इसलिए यह भी सवाल समझ में आता है कि तब ब्रिटेन की महारानी का नाम ऊपर ही जाएगा, हमारे राष्ट्रपति का नाम उसके नीचे ही होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट नेशन हम हैं कहां, हम तो डोमिनियन स्टेट्स। और जिस दिन मुझे यह पता चला, उस दिन से हम लोगों की अंदर की परेशानी बहुत बढ़ गई है। और इससे भी ज्यादा दुख एक और बात का पता चला कि कुछ ऐसे भी नियम हैं जो इस देश में चलते हैं। जिस दिन यह पता चला, उसी के बाद एक दूसरी बात और पता चली कि मान लीजिए कभी इस देश में कोई ऐसी क्राइसिस की स्थिति पैदा हो जाए, जिस क्राइसिस की स्थिति में हमारे पास संविधान में कोई प्रोविजन ना हो, हमारे पास कोई कानून ना हो उस स्थिति को सुधारने के लिए। कोई मान लीजिए स्थिति पैदा हो जाए XYZ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? देन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश रूल्स, देन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश ट्रेडिशन। माने अगर हमारे देश में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमको ब्रिटेन की परंपराओं का ही पालन करना पड़ेगा। यह भी बात है हमारे यहां। तो कैसे मान लें कि हम आजाद हो गए हैं? और मैं मानता हूं कि जरूर 50 साल की स्थिति में ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जब हमारे देश में उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कोई प्रोविजन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, या नियम नहीं होगा, तो शायद ब्रिटेन की परंपराओं के आधार पर ही उनके फैसले किए गए होंगे। क्योंकि अब हमें मालूम पड़ा है तो हमने खोजना शुरू किया है। हो सकता है हमको ऐसे कुछ उदाहरण भी मिल जाएं आने वाले समय में। इसलिए हम लोगों के दिल में दर्द है कि एक बाजू में हम कहें कि आजादी के 50 साल और दूसरे बाजू में देखें कि देश की हालत क्या है। हम तो उनके आज भी डोमिनियन स्टेट्स हैं।